हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अभी अगर आप बायोलॉजी में कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हो, आपके मार्क्स 80 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं या फिर 150 आ रहे हैं या फिर 200 भी आ रहे हैं, तो इसको कैसे करके 340 प्लस तक ले जाया जा सके। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका अभी 100 आ रहा होगा या फिर बिलो 100 आ रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके 60-70 क्वेश्चन सही बन रहे होंगे, बट 72 इनका 85 या फिर 80 या 85 क्वेश्चन तक ये नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या कौन सी ऐसी चीजें फॉलो करें जिससे एटलीस्ट वो जहां भी अपने देखो 60-70 सवाल सही करना ये आपके नीट में सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपका 60-70 सवाल बायोलॉजी में सही है, आपको सिलेक्शन चाहिए, तब आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में एकदम पकड़ होनी चाहिए। अदरवाइज इजी आपके लिए क्या होता है कि एटलीस्ट बायो में आप 80-85 क्वेश्चन लेकर के चलो, आपको अच्छा स्कोर भी दे देगा। मान लो आपने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो आज के टाइम पे कुछ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ लोगे, उसमें भी 340 प्लस ले आओगे, मतलब लास्ट मोमेंट चल रहा है आपके पेपर में, 37-38 दिन बचे रह गए हैं। ओवरऑल मैंने लिखा है सिर्फ 30 डेज, मैंने यहाँ पे लिखा है। इस 30 डेज में भी अगर आप लोग चाहोगे तो आपके 400 प्लस आ जाएंगे। अब प्लीज मेरे से कोई ये मत बोलना कि दीदी 400 में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो क्या फायदा फॉलो करके। तो भैया ये उन बच्चों के लिए है, 400 प्लस मैंने उन बच्चों के लिए बोला जो अभी मतलब जिनका 10% 20% हो रखा है। तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर है कि वो कुछ पढ़ लेंगे, उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। अब बात ये आएगी कि जब 400 450 पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है तो क्यों पढ़ा जाए। तो पढ़ा इसलिए जाए क्योंकि आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपकी जर्नी आप कर क्या रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो जितना भी टाइम बचा हुआ है 4 मई तक, देखो अभी दो टाइप के बच्चे होंगे। वो एक जिनकी नहीं पढ़ाई होगी मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है, करेक्ट। दूसरा सोच रहे होंगे कि अब ड्रॉप नहीं ले सकते तो अपनी फैमिली में कौन सा झूठ बोलना है। तो ये सारी चीजें करने से बेहतर, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है किसी भी रीजन की वजह से, XYZ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपका लास्ट टाइम चल रहा है, लिटरली लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आप लास्ट टाइम पे भी अपना बायोलॉजी करके, चलो मान लो आपके 340 प्लस नहीं आते हैं, एटलीस्ट 300 तक तो जाओगे। अगर आपके 100 आ रहे हैं, आप 270 तक तो जाओगे। मतलब ट्राई तो करो, बिना ट्राई किए हार मान लो कि नहीं भाई 360 340 से प्रॉपर का ही आ सकता है। तो अगर ऐसा सोचोगे तो काम नहीं बनने वाला। तो बिना ट्राई किए पहले ही रिजल्ट सोच लोगे तो अभी तो क्या, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले किसी भी फील्ड में। अगर आपको बिजनेस भी खोल के दे दिया जाएगा ना, आप वो भी नहीं चला पाओगे क्योंकि आपको तो ट्रस्ट ही नहीं होगा ना अपने ऊपर। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो। 30 दिन बचा है, ठीक है, बहुत कम टाइम बचा होता है, लेकिन आपके बायोलॉजी में 32 चैप्टर ही तो है, जिसमें से लिविंग वर्ड जैसा चैप्टर है, जिसमें माइक्रोब जैसा चैप्टर है, जिसको दो चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। बायोटेक है, बायोटेक से जहां से 6 से 8 सवाल तक आ रहा है, वो बायोटेक अगर आप चाहोगे, बायोटेक पूरा दोनों चैप्टर मिला करके आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बहुत इजीली कर लोगे। देखो अगर चाहोगे तो कर लोगे। अब कुछ बच्चों के मन में रहता है कि दीदी मैं 6 घंटे का मेरा लेक्चर ही रहता है, मत लगाओ ना 6 घंटे का लेक्चर। अगर मान लो बायोटेक है आपका, बायोटेक आप लगाओ 4 घंटे वाला लेक्चर लगाओ, ठीक है। कहीं कहीं पे 2x पे करके देखो, बट जहां पे मैम या फिर टीचर जिस भी आप सर से देख रहे हो वहां पे कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको डबल बार देख लो, उसको नॉर्मल स्पीड पे देख लो। ये होता है, थोड़ा दिमाग लगा के काम करो। तो इस हिसाब से आप बायोटेक जैसे यूनिट को भी आप एक दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। देखो वो हर कोई, जो भी बच्चा चाहेगा कि वो कुछ भी कर ले, ठीक है, भले उसका अभी तक नहीं पढ़ा होगा, कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन अगर इस मोमेंट पे भी वो चाहेगा, देखो मैं ये बात मानती हूँ कि जो अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए अब 30 दिन भी पढ़ना उनके लिए अप्रोक्सीमेट नामुमकिन है, वो नहीं पढ़ने वाले। लेकिन मेरा वीडियो उनके लिए कि एटलीस्ट 100 में से कोई एक बच्चा भी पढ़ लेता है ना, मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है कि एटलीस्ट कोई तो ट्राई किया। उस 30 दिन बिस्तर पे पड़े पड़े फोन को स्क्रॉल करते रहने से बेहतर क्या है कि अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं, 340 नंबर आ रहे हैं, और इसमें ना अगर आपने केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर भी कर लिए, मान लो आप पूरा मंथ 30 दिन आप बायो कर रहे हो, ठीक है, और ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, 10-20% ही जिनका हुआ है। तो इस 340 प्लस में मान लो आपके 300 भी आ रहे हैं, इसमें 4-5 चैप्टर आप केमिस्ट्री का ऐड कर लो, एक चैप्टर फिजिक्स का कर लो, थोड़ा दिमाग से काम लो, लिटरली थोड़ा दिमाग से काम लो। ये बैठ के सोचोगे ना कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। बट अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे कि हाँ चलो ठीक है, आपने 10-20% पढ़ा है, ठीक, नहीं होने वाला सिलेक्शन। जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं सिलेक्शन के लिए नहीं बता रही, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो 10-20% बचा है, पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि उसके मार्क्स अच्छे आ सके, तो एटलीस्ट कुछ तो करो, मार्क्स तो अच्छे आएंगे ना आपके। तो देखो आपको क्या करना है कि बायो है, बायो में मेरा पूरा प्लान है कि 340 प्लस आए। अगर 340 प्लस भी आपके नहीं आ रहे हैं तो 300 लेकर आओ, 320 लेकर आओ। बहुत आसान होता है बायो में नंबर लाना, लेकिन आप लोग अपने दिमाग में सेट करके रखे हो
मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ में आती। कैसे समझ में आएगी? पढ़ोगे तो समझ में आएगी, नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगी? एक चैप्टर पढ़ा, एक बार पढ़ा, नहीं रिकॉल हो रहा, भैया एक बार तो मेरी मानो, एक बार पढ़ने पे टॉपर जो होगा ना इस बार फर्स्ट जिसकी रैंक आएगी, एक बार मात्र पढ़ने से उसका भी नहीं सिलेक्शन हो रहा है, उसने भी उस एनसीईआरटी को पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, एक चैप्टर को न जाने कितनी बार पढ़ा है, तब जाकर के आज उसका इतना नंबर आएगा, ठीक है, 2025 में। तो एक बात समझो, जब आप एवरेज स्टूडेंट हो, और हाँ एवरेज ही निकल के जाएंगे, बिलो एवरेज अगर अपने ऊपर मेहनत कर लेना, आप तो देख रहे हो आपके सामने एग्जाम्पल्स है, लोग कितना अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, लिटरली कितना आगे जा रहे हैं। तो आप बैठ करके, आपके पास क्या रास्ता है, आप लोग क्या बैठ के क्या करते हो, फोन चला रहे हो। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके वीडियोस देख रहे हो, क्या फायदा हो रहा है उनके वीडियो देखने का, क्या फायदा हो रहा है उनके वीडियो देखने का। चलो ठीक है, वो अपनी समझा रहे हैं, उनकी ऐसी ऐसी जर्नी थी, वो समझा रहे हैं। आप क्या करोगे लाइफ में? कम से कम आपके पास भी तो रहना चाहिए। और हाँ, ये 30 दिन अगर लग के मेहनत कर लिए ना, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, है ना, मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ओके चलो बताते हैं। फंडा है, पढ़ोगे लाइफ में सब मिलेगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो बायो में अगर 30 दिन के अंदर आप चाहते हो इतने मार्क्स आए, आपके आ जाएंगे, साथ साथ चाहने के अलावा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, 200 250 आसानी से ले आओगे, 250 से जो 340 तक का सफर है ना, ये थोड़ा टफ होता है, ये बार बार रिवीजन मांगेगा, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगेगा, तब आपके 340 प्लस भी आ सकते हैं। तो देखो क्या करना है कि बायोलॉजी आपका, फैक्ट की बात क्या है कि बायोलॉजी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है नीट का। तो जो नीट है, नीट में बायोलॉजी का 50% वेटेज होता है। आप सबको पता है कि आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 में से 90 क्वेश्चन आपका डायरेक्टली कहाँ से होता है, बायोलॉजी से होता है, सिंपल सा फंडा है। तो जब बायोलॉजी से होता है तो ये 50% जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है, इसको हम लोग किस तरीके से करें कि हमारे मार्क्स आए। तो मेरे पास 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में मैं कंप्लीट चीजें बताऊंगी क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो देखो, पहला क्या होता है कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करें। सिंपल सी चीज है, एनसीईआरटी रीड करो, बार बार एनसीईआरटी रीड करो, फोकस करो हर एक लाइन पे और डायग्राम पे। अब आपको पढ़ना कैसे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, करेक्ट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक जहां से आपको प्रोटिस्टा स्टार्ट होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी टॉपिक में आपको बता सकती हूँ, जैसे प्रोटिस्टा स्टार्ट होता है, उसमें आपके क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लाजिलेट्स हैं, स्लाइमोइड्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, जैसे जहां पे क्राइसोफाइट्स हैं, जहां पे क्राइसोफाइट्स लिखा हुआ है, पूरा एक पैरा है, उसी के बगल में वो फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है वो लिख लो, वो फ्रेश वाटर है, मरीन वाटर है वो लिख लो, ठीक है। क्या कौन कौन सी उसमें पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, आप वो सारी चीजें लिख लो। सेम आप डाइनोफ्लाजिलेट्स में करो, सेम आप जब फंगस करो वहां पे करो। फंगस में क्या करो, एक कॉपी लो, उसका एक पेज लो, उस पे बना लो कि हाँ ठीक है, फंगस में बेसिडियोमाइसीटीज है, लिटरली हर साल क्वेश्चन आएगा, फंगस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और टूथपेस्ट से हर साल क्वेश्चन आता है, और सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी, देखो एक चीज अपने दिमाग में बिठाओ कि जब आपका 360 में 360 सारे बच्चों का आ रहा है, तो दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, आप एक बात समझो कि जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, 25 लाख 20 लाख जितने भी देते हैं, सब पूरे भारत से होते हैं, अलग अलग पता नहीं कौन कौन से स्टेट्स के होते हैं। मान लो किसी ने कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन की, किसी ने कोई और कोचिंग ज्वाइन की, किसी ने कोई और कोचिंग ज्वाइन की, सबके पास मटेरियल अलग अलग है, सबका अपना मटेरियल अलग है, सबके पास कौन सी चीज कॉमन है। ऐसा तो नहीं है कि 360 में 360 पर्टिकुलरली किसी कोचिंग के बच्चे का आ रहा है, ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट से आ रहा है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट से बच्चे 360 में 360 ला रहे हैं, और बहुत ज्यादा बच्चे लेकर के आ रहे हैं। जब से कट ऑफ 650 पार गया है ना, तब से तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 360 में 360। कौन सी चीजें जो कॉमन है, कॉमन है उनकी एनसीईआरटी, कॉमन है उनकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक हर एक बच्चे के पास है, ठीक है, जो भी नीट की तैयारी कर रहा है ऑल ओवर इंडिया, हर एक बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक्स है, और उसी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ करके सवाल आता है। तो जब वो सारे दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, तो आपको क्यों यहाँ भागना है, यहाँ वहां भागना है, क्यों आपको 1000 जगह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपनी एनसीईआरटी उठाओ, बार बार उसको पढ़ो, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से करो। एक पैराग्राफ है, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी के बगल लिख लो। इंपॉर्टेंट चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, इसमें हेजिटेट करने की बात नहीं, उन्हें नहीं समझ में आता कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो इज एम आर दा के अलावा जितनी भी चीजें आपको देंगे सब इंपॉर्टेंट है। कहीं पे लिखा है ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, लिख लो। कहीं पे लिखा है ये पैरासिटिक है, लिख लो। कहीं पे लिखा है कि ओवरऑल कोई भी चीज, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है, लिख लो। हेटेरोट्रॉपिक है, लिख लो। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बैक्टीरियोफेज है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लिख लो। कहीं पे ये लिखा है कि प्लांट्स में किस टाइप का आरएनए है, किस टाइप का डीएनए है, लिख लो, ठीक है। वायरस में कौन कौन साइंटिस्ट ने कौन कौन सा नाम दिया है, सब बगल में लिख लो। इससे बगल में लिखने से क्या होगा, अब आप बोलोगे टाइम वेस्ट होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, सब नाटक है ना।
कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। इससे क्या होगा, एक तो आप रीड कर रहे हो, एक तो आपने रीड कर लिया और आपको पता भी नहीं है, जब आप उस चीज को लिख रहे हो बगल में, तो आपका एक बार रिवीजन हो रहा है। और जब आप कोई भी चीज अपने हाथ से लिखोगे ना, अपने हाथ से लिखोगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने उस पन्ने पे उस लाइन में कुछ तो लिखा है। एक बार ऐसा होगा, दूसरी तीसरी बार आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगा कि आपने उस पन्ने पे उस पैराग्राफ के बगल में कौन कौन सी चीजें मेंशन की हैं। ये होता है तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। ठीक है, तो देखो क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, हर एक लाइन पढ़ो और डायग्राम भी देख लो, डायग्राम भी देख लो। अगर जरूरत पड़े वन शॉट वीडियो देख लो। देखो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे आपको वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने बोला लिविंग वर्ड है, माइक्रोब्स में क्या देखोगे, कोई भी टीचर है, जैसे जिस पोर्शन में याद करने की चीजें ज्यादा हैं उसमें कोई भी टीचर क्या आपको समझा देगा। और एक बात मेरी हमेशा समझना, अगर आप चाहोगे ना कुछ पढ़ना, आप चाहोगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अकेले पढ़ते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, टीचर्स वो यूट्यूब तक नहीं चला सकते, लिटरली उनके पास फोन तक नहीं है ना। आपके पास फोन है डजंट मीन कि दुनिया भारत की पूरी जनता के पास फोन है, हर एक स्टूडेंट के पास फोन है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन वो सेल्फ खुद से पढ़ पढ़ के लोग यूपीएससी निकाल दे रहे हैं, खुद से पढ़ पढ़ के लोग पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं दुनिया में, है ना। तो अगर आप ठानोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद के ऊपर बिलीव करना कि आप चाहोगे आप कर लोगे, नहीं चाहोगे नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको वन शॉट वीडियो की जरूरत पड़ रही है, जैसे मैं समझती हूँ कि ठीक है जेनेटिक्स है, लास्ट में जाते जाते जरूरत पड़ती है, ठीक, मॉलिक्यूलर है उसमें जरूरत पड़ती है, अंडरस्टैंड कंप्लीटली, ठीक है, बट इवोल्यूशन है उसमें जरूरत नहीं है। तो जिसमें जरूरत नहीं है उसमें मत देखो, खुद के ऊपर थोड़ा भरोसा करना शुरू करो, बाकी जिसमें जरूरत है आप उसमें देख लो, इससे आपका टाइम बचेगा। अब देखो जो 100% एनसीईआरटी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, नीट के बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में एनसीईआरटी के अलावा फिलहाल जब तक कि आपका नीट क्लियर नहीं हो जाता आपके पास कुछ और नहीं होना चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। जब से मेरा ये चैनल बना है, ठीक, जब से मेरा चैनल बना हुआ है, आई थिंक 7-8-9 महीने जितना भी टाइम हुआ है, मैंने सिर्फ एक बात पे जोर दिया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। और यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपका 80% नीट का पेपर बनता है, कोई भी ईयर हो, रिपीटेड होता है ना, 80% नीट का पेपर बनता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, सिंपल सी चीज है ना। और मॉक टेस्ट, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से लगाओ, देखो जैसे आपने एक चैप्टर का ना, चैप्टर वाइज लेकर के आओ, बुक लेकर के आओ, और या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लो। ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो कि मुझे प्रिंट नहीं मिल रहा है, प्रिंट आउट, तो इट्स ओके, 200-300 रुपए जाएगा, बुक खरीद के लेकर के आओ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसको लगाओ चैप्टर वाइज, एक चैप्टर पढ़ा, टाइम सेट करो 100, और हाँ 100 क्वेश्चंस तो होंगे ही, प्रीवियस ईयर में 100 नहीं होंगे, बट जो भी आपके पास कोई और बुक होगी तो उसमें होंगे। तो प्रीवियस ईयर करो, किसी में 20 सवाल होगा, किसी में 30 सवाल होगा, किसी में 50 सवाल होगा, तो उस हिसाब से टाइम देख लो आपको कितनी देर में करना है। एक चैप्टर पढ़ा, प्लांट किंगडम पढ़ा, उससे सवाल लगा लिए, ठीक, और उसी का टेस्ट दे लिया, कहीं कोई सी भी बुक उठा लो वहीं से भी दे लो, है ना। इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, एक सही है तो बाकी देखो तीनों गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है, बाकी तीनों गलत क्यों हो रहे हैं। ये अप्रोच रखोगे तो आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो और मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली 1 घंटे ही। अगर आपको बायो में 340 नंबर चाहिए, अगर आपने कभी सोचा है, इस साल सोचो, या सिंपल सा फंडा है, मेरा मानना है एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साल आपको डिसाइड करना है आपको किस साल मेहनत करनी है। बट अगर आप मेहनत करने को भी तैयार नहीं हो तो आज नहीं तो कल आपको फिर फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, जाके ईटा उठाना, मुझे नहीं लगता वो भी आपके बस की बात है। तो सबसे इजी क्या है, अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठ के, एसी के नीचे बैठ करके हर एक फैसिलिटी के साथ पढ़ना, सबसे आसान यही है, और आपसे वो भी नहीं हो रहा है। तो डेली 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल सी चीज है, डेली 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू छोड़ो ही मत, पीवाईक्यू छोड़ो ही मत। आपको जब आप पीवाईक्यू करोगे ना, जब आप जैसे आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मान लो आपने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन किया, जब आप उसके सवाल निकलेंगे ना, कोई कहीं के नहीं, जब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन करोगे ना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का, थोड़ा इग्नोर करना, लाइट चली गई है, तो जब आप देखोगे ना कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन रहे हैं, तब आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो इसलिए क्या करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डेली 1 घंटे करो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करो। 2 से 3 मॉक टेस्ट दो पर वीक, हर एक हफ्ते में आपका 2 से 3 मॉक टेस्ट होना ही चाहिए। 2 से 3 मॉक टेस्ट दो, कंप्लीट बायोलॉजी का दो। ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये तो अब देखो हर दिन एक चैप्टर कर रहे हो आप, हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है आपको, तो इस हिसाब से अगर एक हफ्ते में आप चाहोगे तो आपके 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। तो उस 6-7 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो कम से कम जो आपके 32 चैप्टर है तो उसमें से 6-7 के तो सवाल आ रहे हैं, नेक्स्ट वीक में ये 6-7 आपके 15 चैप्टर बन चुके होंगे। तो इस तरीके से एक हफ्ते में
2-3 मॉक टेस्ट दो कंप्लीट बायोलॉजी का, रिवाइज करो हर एक कॉन्सेप्ट को। और जब भी आप टेस्ट दो, हाँ जब भी आप टेस्ट, ये उसका है, जब भी आप टेस्ट दोगे ना तो आपको क्या करना है कि जहां पे आप बार बार गलती कर रहे हो वहां पे आप रिवाइज करो। जैसे कई बार क्या होगा कि आप फंगस में, जैसे मान लो स्पोर्ट्स वाला जो पोर्शन है वहां पे बच्चे कई बार गलती करते हैं, कौन सा एक्सोजिनस है कौन सा एंडोजिनस है, तो उसको आपको क्या करना है कि उसको बार बार रिवाइज करो। जहां पे भी आपसे गलती हो रही है उसको बार बार रिवाइज करो। थर्ड बात आती है कि रिवीजन में किस तरीके से मास्टरी किया जाए या फिर मेमोराइजेशन टेक्निक क्या होती है। तो सिंपल सी चीज है, बायो में एक सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो लिख के या फिर बार बार चिल्ला के याद करके। दो ही तरीका है, या तो बार लिख के याद करो या तो चिल्ला के याद करो। मेरा पर्सनल जो है, मुझे कोई चीज किस तरीके से याद रहती है, या तो मैं पढ़ती हूँ मुझे तब याद हो जाता है, अदरवाइज ठीक है मैं लिखने की प्रैक्टिस करती हूँ मुझे। और हाँ, जो तरीका मैंने आपको बोला ना बायो का कि पैराग्राफ के बगल में आप हाइलाइटेड पॉइंट्स लिख दो, सेम मैं फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है, आपको काम करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, और डेली रिवीजन करो एनसीईआरटी का, या एनसीईआरटी से करो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, ये भी कर सकते हो। देखो जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, लिटरली जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं मुझे लगता है काम करेगा। ये नहीं कि मैंने कहीं पे देख लिया सुन लिया या फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको डाल देते हैं। मैंने आपको बोला ना कि मैंने आपको जो तरीका बताया एनसीईआरटी पढ़ने का, मैंने खुद ने भी उस तरीके से पढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वे वही है, इसलिए मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे जो मैंने राइटिंग और जो लोग बोल के पढ़ते हैं, तो ये बोल के पढ़ने वाली मेरी हैबिट नहीं रही है, तो मैं हमेशा लिख करके याद करती हूँ, तो मुझे उस तरीके से है। और लिख करके याद कैसे करते हैं, जैसे मान लो प्रोटेस्टा है, ठीक, आज पता नहीं क्यों मुझे एक ही चैप्टर याद आ रहा है, प्रोटेस्टा है, ठीक, तो प्रोटेस्टा है, इसमें जितनी भी चीजें हैं 4-5 चीजें हैं, तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, ये जितनी भी चीजें हैं 4 चीजें 5 चीजें, इसको क्या करूंगी मैंने प्रोटेस्टा एक बार पूरा प्रोटेस्टा पढ़ लिया, ठीक, पूरा प्रोटेस्टा पढ़ लिया। अब मैं एक पन्ना लूंगी, और ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर सजा के लिखना है, मेरी राइटिंग उस टाइम पे ऐसे रहती है। मान लो प्रोटेस्टा है, पहली लाइन में मान लो मतलब मुझे सेम लाइन लिखनी है, प्रैक्टिस बाय, मतलब मैं आपको ये तक बता रही हूँ लिटरली कि आपको किस तरीके से लिख के याद करना है, कोई डिजाइन नहीं है। बस जब आप लिखोगे ना कोई चीज आप लिखोगे तो मतलब वो लाइन आपके दिमाग में चल चुकी है, तो आप कैसे भी लिख देना, पटक से आपको लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट होने वाला है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, एंड यकीन मानो हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो चीजें करो। बायोलॉजी हर दिन 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ो, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जितनी भी 3-4 चीजें बताई हैं, टोटल 3 चीजें बताई हैं। एक सिलेबस कंप्लीट करने का बोला है, दूसरा पीवाईक्यू या फिर मॉक टेस्ट का बोला है, और तीसरा किस तरीके से चीजों को रिवाइज करें आप करो। एक बात मेरी हमेशा मानना, मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चूज करना है कि वो कौन सा साल होगा, वो 2025 होगा, 2026 होगा, 2027 होगा। नीट में कोई एज लिमिट नहीं है, तैयारी करते रहो, 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 15 साल करते रहो, कोई इशू नहीं है, नीट में कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन एक बात समझो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बिता दो इस चीज में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ठीक है उनका 2 साल 3 साल में नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि आप फिर भी लगे हुए हो। देखो 3 साल के बाद अगर आपको चौथे साल ड्रॉप लेना है ना, तो आप लो चौथे साल ड्रॉप, लेकिन उस लेवल की मेहनत करने को तैयार हो। जब आप एक बार उस लेवल की मेहनत कर दोगे ना, यकीन मानो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना पूरा 100% दिया है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वहां से हट गए, आज वो अपनी जिंदगी में कुछ और कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको सेटिस्फैक्शन है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिर्फ फैमिली प्रेशर में या फिर किसी भी वजह से सिर्फ ड्रॉप लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैसेज मेरे पास आता है, अभी क्लास 12 में, लिटरली क्लास 12 में है वो, मे भी आप में से जो वीडियो मेरा देख रहे हो वो भी 12 में, क्लास 12 में हो आप, आपको कुछ नहीं पता और इतना बड़ा लोड लेकर के बैठे हो कि मेरा सिलेक्शन इसी बार नहीं हुआ तो घर वाले ये करेंगे, घर वाले वो करेंगे। पहली बात तो ये फैमिली है, पेरेंट्स होते हैं, डांटेंगे वो आपको, एक्सेप्ट कर लो वो डांटेंगे, एक्सेप्ट कर लो वो गुस्सा करेंगे। जो आदमी आपकी छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रख रहा है ना, तो वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन सबकी होती है। बट एक बात मेरी सुनो, वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, यकीन मानो। अब कुछ ऐसे होंगे अब जिनको नहीं पता होगा, मैंने बोला कि आपका नीट 2025 का पेपर है, मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि आप उसमें अच्छा कर सको, लेकिन साथ ही साथ मेरा उन बच्चों के लिए भी रहता है हमेशा से कि जिनका नहीं है इंटरेस्ट नीट में, नहीं है। देखो भैया, जो भी चीज है आपका, फिलहाल पेपर दो, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो पेपर दो, उसके बाद थोड़ा टाइम अकेले में बैठो, सोचो आपको लाइफ में क्या करना है। किसी के प्रेशर में आकर के कुछ मत करो।
एक टाइम था जब 2 ही 3 लोग थे धरती पे, अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स, कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड यूपीएससी वाले, ठीक, आईएएस पीसीएस या फिर जो भी कोई भी ऑफिसर्स होते हैं वो सारे, एसएससी वाले, बैंक वाले, है ना, और सिर्फ सरकारी नौकरी थी। हम मिडिल क्लास वालों के फैमिली का ये भी सोचना है कि अगर सरकारी नौकरी है तो ही आदमी काम कर रहा है। देखो ये सब तो अभी आपके बहुत बड़े लेवल की बात है तो आप मत जानो, लेकिन जब 3 ऑप्शंस थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स और यूपीएससी वाले या फिर बैंक वाले, एसएससी वाले, तो ठीक है, तो लोग इसी भीड़ में भाग रहे थे, भेड़ बकरी की तरह। लेकिन अब बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। पढ़ो, नीट 2025 का पेपर दो। बाकी अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप मेरे से उसके बाद बात करना, हम लोग तब इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अपना साल वेस्ट मत करो, अपना साल वेस्ट मत करो। ईयर वेस्ट कर दोगे, एट द एंड कुछ नहीं आएगा आपके हाथ में, हमेशा रिग्रेट करते रह जाओगे कि जब मेरे पास टाइम था मैंने तब क्यों नहीं किया। अगर आप तैयारी भी कर रहे हो ना, अगर आप दिल से आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो ना, है ना, तब भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक ना एक दिन रियलाइज होगा कि जब मैं और पहले बन सकता था तो मैं, भाई आप नीट क्लियर करोगे, ठीक, नीट करने के बाद आपका 5.5 साल कॉलेज में जाएगा। मान लो अभी आप 19, मान लो 20 साल के हो, ठीक है, 5.5 साल कॉलेज में गया, 25-26 साल के हो गए, इसके बाद आप पीजी की तैयारी करोगे, मान लो तुरंत हो गया, उस 26-27-28 साल में जाकर के आप बन रहे हो, अगर साथ में होता है तो ठीक है। अगर आप यहीं पे साल बर्बाद कर दोगे तो क्या आपको 31-32 साल में डॉक्टर बनना है? देखो लोग बोलते हैं ना एज मैटर नहीं, मैंने भी ये लाइनें सुनी भाई, मैंने भी सुनी। आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे ना दीदी एज मैटर नहीं करता, आप कौन सी, हर दुनिया बोलती है एज मैटर नहीं करता। आई अंडरस्टैंड एज मैटर नहीं करता, बट उनके लिए जो पहले अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, आज वो 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जिंदगी में, क्योंकि वो पहले नहीं कर पाए। एज मैटर नहीं करती, लेकिन जब आप अपने सेंसेस में हो तो अपने साथ क्यों गलत कर रहे हो आप? जब आप अपने पूरे सेंसेस में हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपनी जिंदगी में तो अच्छा करो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है छोड़ दो, अपना स्टैंड लो लाइफ में, ठीक है। चलो, बाकी इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने ये कहा कि आप पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए, मेरा हमेशा से रहा है पढ़ाई करिए। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम लोग के लिए अपनी लाइफ इंप्रूव करने का सिंपल सा एक रास्ता होता है, और बहुत लिटरली जब आप बाहर की दुनिया कभी देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सबसे आसान है क्या, कुर्सी लगा लो, पंखा चल रहा है या फिर एसी चल रहा है, उसके नीचे बैठ के पढ़ना, सबसे आसान काम यही होता है। अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं पता कि कितना टेंशन होता है, आपको नहीं पता लाइफ में क्या क्या सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। भाई सबको सब कुछ पता है ना, सबको सब कुछ पता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे इजी होता है। मुझे कभी किसी ने, मुझे इनफैक्ट मुझे बहुत टाइम पहले मेरी खुद की बहन ने मुझे बोला था कि सबसे आसान काम होता है टेबल पे बैठ जाओ, कॉपी खुली है, किताब खुली है, पढ़ना, सबसे आसान काम होता है पढ़ना, ठीक है। तो मैं सेम लाइन, मैं यहाँ पे जो भी बोलती हूँ मैं कभी ना कभी किसी ना किसी से सुन चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बोल पा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझा पाती हूँ, ठीक है। तो जो सबसे इजी काम है वो काम कर लो, ठीक है। बाकी चलो, कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे जाके मैसेज कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बात और, टेलीग्राम पे अभी मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया, सीरीज तो क्या ही बोलूं, लेकिन ठीक है, पर डे हर चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन मैं देती हूँ, 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस कुछ और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। डेली रहेगा, आप फोन स्क्रॉल कर लो, स्क्रॉल करने से बेहतर है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सिंपल सा फंडा है, ठीक, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो वो क्वेश्चंस रहते हैं, और एक दिन पहले मैं चैप्टर का नाम बता देती हूँ कि हाँ ये चैप्टर है, इस चैप्टर का कल मैं 20 से 30 सवाल देने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है लिटरली। एक अगर कोई ऐसा मेरा सब्सक्राइबर भी देख रहा है जो मेरे टेलीग्राम पे है, तो मुझे बहुत सही लगता है कि आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत सही बात है। वो मुझे बताते भी हैं कि दीदी मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, दीदी मेरे इतने क्वेश्चन सही है। मैं हर किसी को इंडिविजुअल जाके नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बट यकीन मानो आप पढ़ते हो तो जो भी आपको गाइड कर रहा है उससे आपसे ज्यादा खुशी मिलती है। आपको तो पता ही नहीं है कि सामने वाले को खुशी मिल भी रही है कि नहीं, लेकिन लिटरली मिलती है। तो पढ़ो, मैंने जो भी आपको बताया। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी सिर्फ बायोलॉजी का चल रहा है क्वेश्चंस का, कुछ टाइम में मैं वहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करूंगी, अगर हो पाया तो, टाइम बच्चों ने बोला तो, और टाइम मैनेज हो पाया तो, ठीक है। और चैप्टर्स होंगे हाई वेटेज, जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स होगा, ठीक है। चलो ओके, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, हर एग्जाम से पहले
दुनिया की हर एक चीज से पहले होती है आपकी हेल्थ। अपना ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना। खाने पीने का ध्यान रखने का ये मतलब नहीं है जाके बर्गर पिज्जा मोमो ये सारी चीजें खा लो, खाओ, समझती हूँ मैं, मन करता हुआ खाओ, एक वीक रख लो, एक वीक में कभी भी एक दिन जा करके खा लो। बाकी ये सारे जंक फूड जितना हो सके उतना उन सारी चीजों से दूर रहो। आज मैंने क्या बोला, या तो आपको कोई बात आज समझ में आएगी, नहीं तो लाइफ में आगे चल के वैसे भी समझ में आ जाएगी। समझदारी है, अभी समझ लो। ठीक है, चलो ओके, पढ़ाई करो। थैंक यू।